जानते हैं, उसके बाद फिर आप लोग बात करेंगे। जनाब चेयरमैन साबिका एमपी अहमद खान की रहलत हुई है, उसके लिए दुआ बात करें। और चूंकि हमारे मोहतरम यूनुस साहब के वालिद साहब भी फौत हुए थे, आज खुद तशरीफ ले आए, उसके लिए दुआ शुक्रिया जनाब चेयरमैन। और तनख्वाहों के लिए पैसे हमारे पास नहीं हैं, तो तनख्वाहों के लिए भी पैसे नहीं हैं, और हमने वज़ीर पूरे बनाए, मुशीर पूरे बनाए। अभी हाल ही में बलूचिस्तान का रिकॉर्ड, उस पर भी हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, हमने तोड़ दिया। 20 के करीब एडवाइज़र हमने ले लिए। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अभी बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि ये 20 हमने जो एडवाइज़र हमारे गवर्नमेंट ने लिए, तो इससे हमारी मैशियत भी ठीक हो जाएगी। और मीर असद साहब का मैंने कल परसों का जो स्पीच सुना, उसमें वफाक से जो गिला कर रहा था, तो ये हमारे माहिर मैशियत को भी ठीक करने वाले यही लोग हैं, और इनमें कानूनदान भी हमारे पास है, लॉ को भी ये लोग जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारे 20 जो एडवाइज़र अभी लगाए गए हैं, इंशाल्लाह बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। तो मैं अपने दोनों वज़रा को, अभी 2 हो गए, दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये 20 एडवाइज़र हमारे जो आए हैं, अभी बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। हम तमाम असम्बली के दोस्तों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि कोऑर्डिनेटर है, कुछ भी है, कोऑर्डिनेटर है, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं तनख्वाह की उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट पे बोझ तो मुझे पता है कि वो कितना बोझ है गवर्नमेंट पे, वो मुझे पता है। ये बात आप लोग नहीं करें कितना बोझ है। बहरहाल मैं कहता हूँ बलूचिस्तान की तकदीर अब बदल जाएगी, क्योंकि ये फौज जो हम पहले रैसानी साहब के दौर में कहते थे कि जी 65 के 65, अभी 65 से हम गुजर गए हैं। अगर आप गिन ले तो टोटल के टोटल अभी उसमें आ गए। ये 20 जो आप लोगों समेत जी, आप लोगों समेत नहीं, आपके तो नहीं है, हमारा तो कोई भी नहीं है। आपने कहा 65 से ज्यादा होगी, तो वो जो बाहर से आए, अच्छा। पहले यही कहा था हमारे सीएम साहब ने, इस सीट पे बैठ के उसने अपने फर्स्ट स्पीच में यही कहा था उसने कि जी बाहर का कोई नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे ये पता नहीं चला कि ये हमारी सीटें कहां से बढ़ गई, ये 20 हमारे पास आ गए। ये तो मुझे नहीं लगता कि वो ये असेंबली से आए, ये बाहर से आ गए हैं। बहरहाल अभी आपको भी मुबारकबाद, और हमारे सीएम साहब को और हमारे वज़रा को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो हमारे 20 कोऑर्डिनेटर आए हैं, तो उससे बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाएगी और बलूचिस्तान खुशहाल होगा। शुक्रिया जनाब। जी अहमद नवाज। आबनोशी के हमारे ट्यूबवेल्स थे, वापडा ने उनकी कनेक्शन डिस्कनेक्ट की है, और कोयटा और पूरे बलूचिस्तान में जितने भी PHEs के ट्यूबवेल हैं वो सब बंद पड़े हैं। तो इस पर अदालत ने भी रूलिंग दी थी कि आबनोशी की जितनी भी स्कीमात हैं, उनके केस भी चल रहे हैं, जितने भी स्कीमात हैं आबनोशी के, उनके वापडा लैंड डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। बहरहाल वो तौहीनी अदालत के जुमरे में वापडा आया है, आपकी भी रूलिंग उसमें साथ हो, ताकि वो जितने भी कोयटा में हमारे हलकों में सरियाब हो, पूरे कोयटा में जितने भी PHE के ट्यूबवेल्स हैं वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। इसमें लोग बहुत परेशान हैं, आवाम सफ़र कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप एक रूलिंग दे दें ताकि ये ट्यूबवेल्स के जो बिजली है ये बहाल हो। इसके अलावा जनाब चेयरमैन साहब, चमन वाक़े की मैं अपनी पार्टी की तरफ से शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ कि वो आए दिन एक मुल्क हमारे इलाकों में बमबारी कर रहा है और आवाम को वो शहीद कर रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि बॉर्डर बेल्ट में हमारे जो हमारे किलियाँ हैं या गांव हैं, उन पर बमबारी हो रही है। तो इसकी मैं इस ऐवान की तवज्जुह से इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ कि आवाम के जान और माल की हिफाजत स्टेट की ज़िम्मेदारी है, तो वो इस पर नोटिस ले और सिफारती सतह पर हो। हमारे अज़हर खान भाई साहब बैठे हैं, वो अपने थ्रू पर भी इस चीज़ को कंट्रोल करे कि इसमें अवाम शहीद हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर साहब से कहते कि इनके जो वापडा के जो बकाया जाते हैं वो किसी तरह अदा हो जाए, ताकि ये ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शन बार बार मुनक़ता किए जाते हैं ये सिलसिला बंद हो जाए।
सर बाद में पैसे निकलवाऊं 62 करोड़ उनके लिए रिलीज हुए। जाहिर है वो फाइल मूव होकर सीएम तक जाएगा, वो उन्हें पैसे मिल जाएंगे, तो आप रूलिंग दे दें कि आपके पैसे आपको मिल रहे हैं, लिहाजा आप तमाम 2 वेल्स को बहाल करें। जी मिनिस्टर साहब, थोड़े बहुत रहते हैं, इनका वो हो रहा है क्योंकि प्रोसेस हो रहा है, इसमें कोई टाइम तो ज़रूर लगता है, इसके हो रहे हैं। आप एक रूलिंग दे दें वापडा को, कोई डिस्कनेक्ट नहीं करे, उसके पैसे मिल रहे हैं, इंशाल्लाह मिल जाएंगे जल्दी। अगर पैसे मिल गए तो कोई जवाब नहीं बनता कि वो डिस्कनेक्ट कर लिया, फिर भी नहीं, आप इसका वो रिलीज तो हो चुके हैं, इनका जो प्रोसेस है, जो दफ्तर में जाना, बिल है, चेक है वगैरह, वो हो रहा है खाली वापडा। सही है। सेक्रेटरी साहब, अगर कोई लेटर लिख सकते हो चीफ गेस्ट को कि जो असेंबली में जो अरकान की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए कि आपको पैसे भी मिल चुके, इसके बावजूद आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं किसी तरह, यहाँ से एक आप एक लेटर भेज दें चीफ गेस्ट को। जी असगर खान चकजे साहब। शुक्रिया जनाब। इम्तिहान वहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई खुशगवार नहीं है। जनाब चेयरमैन साहब, हमें इस वक्त तक इस झगड़े के असल मोरिकात का अंदाज़ा और पता नहीं चल रहा है कि ये झगड़ा किस बात पे हो रहा है, ये मसला क्या है। यानी पूरा दिन फायरिंग भी शुरू और बॉर्डर भी उसी तरह खुला रहे, आना जाना सारा मसले मसाइल वो भी चल रहे, लेकिन जंग और झगड़े की हालत में भी दोनों तरफ के आम आवाम है। पहले वाले वाक़े में कम व बेश कोई 7-8 बंदे शहीद हुए, कोई 27-28 बंदे उसमें जख्मी हुए। अभी कल के वाक़े में फिर एक बंदा शहीद हुआ है, कोई 6-7 जो है 10 तक वो जख्मी हुए हैं। और दूसरी बात यह कि जनाब चेयरमैन, ये रोज रोज का झगड़ा भी किस बात पे है। एक बात हम इस फ्लोर पे वाजे कर दे कि आज के अफगानिस्तान की हुकूमत के क़याम के लिए हमारे रियासत और हमारे रियासती इदारों ने कम व बेश कोई 40 साल इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की उस पॉलिसी की सपोर्ट की, जिसका खुमियाजा न सिर्फ हम मुल्की सतह पे भुगत रहे हैं, न सिर्फ हमारे यहाँ फिरकवारियत को फ़रोग़ मिला, न सिर्फ हमारे यहाँ कलाशकोप कल्चर को फ़रोग़ मिला, न सिर्फ हमारे यहाँ मनशियात, दुनिया जहाँ के जराइम की जड़ हमारी इस पॉलिसी का नतीजा है। आज जब आपने वहाँ पे अपनी मर्जी की हुकूमत बना भी डाली और वहाँ पे आपके उस 40 साल के उस झगड़े के बाद आपकी मर्जी और आपके मंशा का हुकूमत वहाँ बन भी गया, यानी जिस दिन काबुल पे टेक ओवर हुआ उसी दिन हमारे उस वक्त के एक्स चीफ ISI जो है उसने एक कप चाय का सरीना होटल में सर पे उठा के कहा कि हमने काबुल भी पता कर लिया। तो आज जब आपने काबुल पता भी कर लिया, आज वहां पे आपकी मर्जी के हुकूमत भी है, तो ये मामला किस बात पे है। ये रोज रोज आप यकीन करें कि कल मैं खुद शहर में मौजूद था और उस दिन भी इत्तिफाकन मैं खुद शहर में मौजूद था। आप तस्वुर नहीं कर सकते हैं कि उस दिन और कल वाले दिन जिस तरीके की बमबारी, जिस तरीके की आवाजें, जिस तरीके की गोले बड़े बड़े मार्टर के वो शहर में पड़ रहे थे, यानी पूरा शहर अफरा तफरी की नजर था, पूरा शहर भाग दौड़ की तरफ था, हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ भाग दौड़, हर तरफ चीख व पुकार, हॉस्पिटल में हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी। तो इस मुकद्दस ऐवान के तवसुत से हम अपने इदारों से पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं कि वो असल मारिकात सामने लाए कि इस हुकूमत के क़याम के लिए आपने जिस तरीके से उसका तो तहस नहस कर दिया, उसको तो तबाह व बर्बाद कर दिया। मतलब आपकी ख्वाहिश थी कि वहां पे मुजाहिदीन की हुकूमत बन गई, फिर आपकी ख्वाहिश थी कि वहां पे तालिबान की हुकूमत बन गई, फिर दोबारा आपकी ख्वाहिश हुई कि वहां पे दोबारा तालिबान की हुकूमत बने, वो बन गई। अभी मसला क्या है, झगड़ा क्या है, असल मारिकात को उनके सामने लाए कि आपकी उनसे डिमांड क्या है और वो उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे, या उनकी क्या ख्वाहिशात है। आज तक इस सवाल का जवाब दोनों तरफ के दफ्तर खारजा के लेवल पे किसी ने नहीं न सुना है, न पढ़ा है, न कोई मीडिया पे आके उसने ये कहा है कि हमारी इस बात पे झगड़ा है, लेकिन रोज रोज ये तमाशा लगा रहता है। तो जनाब चेयरमैन, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस पूरे ऐवान से कि हम इस ऐवान से एक ऐसी करारदाद पास कर ले कि हम अपने दफ्तर खारजा वालों से पूछ ले कि इस झगड़े की असल वजूहात क्या है, जिसकी नजर आम लोग है, जिसकी वजह से आम लोग तबाह बर्बाद हो रहे। दूसरी बात यह कि जनाब चेयरमैन, आज 16 दिसंबर है, यह इंतहाई बदकिस्मत दिन है इस मुल्क की तारीख में।
اور اس دن سے ہم نے دونوں حوالوں سے آج تک سبق نہیں سیکھا ہے. ایک آج کے دن سکوت ڈاکہ ہوا ہے. آج بھی یہاں پہ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے. آج بھی یہاں پہ ووٹ کا تقدس بحال نہیں ہے. آج بھی یہاں پہ پارٹیاں بنائی بھی جاتی ہے, توڑی بھی جاتی ہے, حکومتیں بنائی بھی جاتی ہے, حکومتیں توڑی بھی جاتی ہے. لوگوں کے پیچھے کرداروں کے وجہ سے سب کچھ بنتا بھی ہے, توڑا بھی جاتا ہے. ہم نے سکوت ڈاکہ سے سبق نہیں سیکھا ہے. آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں, ہمارے اس ملک کے مقتدر قوتیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک یونین کونسل کی حد تک بھی اس کی پہنچ ہو, اور ایک یونین کونسل کا ایک کونسلر بھی ان کی طبیعت کا منتخب ہو جائے. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان جب مشرقی پاکستان کے ساتھ مشترکہ پاکستان تھا, ایک اس وقت کی پاکستان اور ایک آج کے پاکستان کی, اور آج کے ان کے حالات اور ہمارے آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں. جو قومیں, جو مملکتیں جمہوریت کی راہ پہ چلتی ہے, ووٹ کے تقدس کا احترام کرتی ہے, آزاد اور خود مختار پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں, عدل و انصاف کے اعلیٰ عدلیہ کے اس کے نظام پہ یقین رکھتے ہیں, وہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں آپ کے ہاں جوڈیشری کی مثال آپ کے سامنے ہے. یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اعظم سواتی جیسا بندہ جس کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا گیا, وہ آزاد ہو سکتا ہے, علی وزیر آزاد نہیں ہو سکتا ہے. وہ بھی ایک منتخب پارلیمنٹیرین ہے. پارلیمنٹ کے حالات کا ہم سب کو پتہ ہے. ہم سب کو پتہ ہے یہ جو پرسوں ترسوں یہاں پہ قرارداد پاس ہوا ہے, کیوں ہوا ہے اور کس اجرت میں ہوا ہے, کیوں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا ہے. آج پورا بلوچستان کی نظر اس قرارداد پہ ہے, اور وہ مزاحمت کار جو اس بنیاد پہ مزاحمت کر رہے, آج وہ اس کو پھر ایشو نہیں, ان کے لیے ایک مسئلہ ہے, ان کے لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے, اس کو اٹھا کے اس پہ کچھ اور سوچنے کی اس پہ جا پہنچے ہیں. اسی طریقے سے آج اے پی ایس کے شہداء کے بچوں کے شہادت کا دن ہے. آج بھی ہم دہشت گردی کے پشت پہ کھڑے ہیں. آج بھی ہمارے ہاں ایک باعزت آدمی سے, ایک سیاسی آدمی سے ہمارے مقتدر قوتوں کو ایک دہشت گرد پسند ہے. ایک اس کردار کے مالک شخص کو وہ ترجیح دیتے ہیں جو جرائم پیشہ ہو, جو انتہا پسندی میں انوالو ہو, جو دہشت گردی میں انوالو ہو. آج بھی ان سرچشموں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں, بڑے عجیب و غریب گانے بنائے جاتے ہیں, انہوں نے قربانی دی کس چیز کے لیے؟ ان بچوں نے کس چیز کے لیے قربانی دی؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ یہ تو چھوٹے عمر کے بچے تھے, اسکول جا کے کچھ حاصل کرنے گئے ہوئے تھے. تو جناب چیئرمین جب وہ شہید ہوئے تو سب نے کہا اس نے قربانی دی اس ملک کے لیے. یہ مورچے میں لڑ رہے تھے, یہ کسی کے خلاف کسی جنگ میں لڑ رہے تھے, یہ تو کچھ حاصل کر کے مستقبل کے کچھ بننے والے تھے. لیکن پھر بھی ہم نے دہشت گردی سے سبق سیکھا ہے جس نے ہمارے حالات کو اس نیچ پہ پہنچا کے رکھ دیا ہے, اور نہ ہم نے ووٹ کے تقدس سے سبق سیکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم آج بنگلہ دیش کی صورت میں ہم سے جدا ہوا ایک ملک دیکھ رہے ہیں. اس وقت بھی کیا مسئلہ تھا؟ ایک اکثریت کو تسلیم کرنے سے انکاری قوتوں نے دو لخت کر دیا پورے ملک کو. تو جناب چیئرمین, سب سے پہلے تو چمن کے واقعے کا کیسے نوٹس لیا جا سکتا ہے, اس کا ایک نوٹس لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ خدا را اس ملک کے اداروں کو ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی پشت پناہی چھوڑ دے, انتہا پسند قوتوں کی پشت پناہی چھوڑ دے, جس کو آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہو, جس کو آپ اپنے اساسجات کہتے ہو, جس کا خمیازہ اے پی ایس شہداء سے لے کے عوامی نیشنل پارٹی کے ہزاروں شہداء, اس پشتون وطن کے ہزاروں شہداء, اس بلوچ و دھرتی کے ہزاروں شہداء, اس کی صورت میں ہم بھگت رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہم ان کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را مزید یہ سلسلے ختم کر دے, کیا عدلیہ کو بھی کنٹرول میں رکھے, پارلیمنٹ کو بھی کنٹرول میں رکھ دے, اور یہاں تک کہ ایک یونین کونسل کے ایک معمولی کونسلر تک بھی کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی مرضی کا منتخب ہو جائے. تو اس سے آپ کیا حاصل کرو گے؟ جس پارلیمنٹ میں بل فرض کرے لوگوں کا اعتماد نہ ہو, عوام کا اعتماد نہ ہو, اس کا حاصل پھر کیا ہوگا؟ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کے لیے راتوں رات کبھی آپ DHA کا بل لے آؤ, کبھی اس طرح کے بل لے آؤ, کبھی اس طرح کی چیزیں کر دے.
तो जनाब चेयरमैन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क के आइन के तहत जिस इदारे का जो भी आइन इख्तियारात तजवीज़ करते हैं उसी के फ्रेम ऑफ वर्क में रह के हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जुडिशरी आपकी जिस पोजीशन पे, जिस तरह मैंने शुरू में बात की, यानी यहां पे लोग घूमते हैं फिरते हैं, जर्नलों के नाम तक लेते हैं, इदारों के नाम तक लेते हैं, दुनिया जहां के इल्जामात लगा देते हैं, और एक मुंतखब पार्लियामेंटेरियन वो जिस एक केस में उसका जमानत हो जाता है, अगले दिन कोई FIR उसके अगेंस्ट दर्ज होता है, अगले दिन जब उसमें उसकी जमानत हो जाती है, तीसरे दिन उसके खिलाफ कोई और FIR दर्ज होता है। लेकिन जिसने इदारों को चैलेंज किया है, जिसने बाय नेम जर्नलों के नाम लिए हैं, वो आजाद घूम फिर रहे हैं। जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ अपने घर से 18 जनाजे अली वजीर ने दिए, उसने ये कभी नहीं कहा है कि मुझे वजीर आजम बना दो, मुझे वजीर खारजा बना दो, मुझे पुनः गवर्नमेंट की पोर्टफोलियो दे दो। वो सिर्फ अपनी धरती की अमन चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसानियत के नाते कम से कम जो जिंदगी गुजारे वो पुरअमन तरीके से गुजार सके, लेकिन इसकी सजा वो भुगत रहे और 2 साल से एक मुंतखब पार्लियामेंटेरियन होने के नाते इस वक्त तक जेल में। तो ये दोहरा मयार पार्लियामेंट की सतह पे, अवाम की सतह पे, कौम की सतह पे जो हमें मिल रहा है, इसका फिर नतीजा क्या होगा? चूंकि अली वजीर का लोकल जो है वो पंजाब से नहीं, आज जितने भी वो लीडर्स जो सिर्फ इस बात पे नाराज है कि हमें वजारत उज़्मा से क्यों हटाया गया, हमें हुकूमत से क्यों निकाला गया, या आज हुकूमत मांग रहे, या कल के उस वक्त की अपोजिशन ने जो इस बात पे वावेला कर रहे थे कि हमें हुकूमत क्यों नहीं मिल रही है, हमारे खिलाफ केसेस क्यों बनाए जा रहे, आज लोग लंदन में बैठ के उसको जो है पासपोर्ट भी मिल रहा है, उसकी तैयारियां भी हो रही है, और एक मुंतखब बंदा वो जेल काट रहा है, वो सजा भुगत रहा है। तो ये 2 तर्ज के रवैये जो पैगाम पूरे मुल्क की सतह पे अक़वाम को दे रहे, मैं जनाब स्पीकर ऑन द रिकॉर्ड इस फ्लोर पे कहता हूं कि एक न एक दिन इसका खुमियाजा हम भुगतेंगे। पहले इसके कि हर बच्चे से लेके हर खातून तक लोगों के ज़हन में ये सवाल उभरे, उससे पहले इसका कोई मुनासिब आईनी कानूनी हल निकाला जाए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मीर सलीम खान कोसो साहब, बैठ जाए। आरिफ जान, उन्होंने फ्लोर दिया है। मीर आरिफ जान मोहम्मद हसनी साहब बैठ जाए, पहले मीर सलीम खान कोसा साहब, उसके बाद जी। गुजारिश ये है कि आज भी हम बलूचिस्तान में सैलाब का जो एक तूफान आया था, आज भी नहीं निकल सके। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पर, हमारे लोग आज भी उस तकलीफ़ और उस मुसीबत से जो पहले दिन था, आज भी वही हालत ज़ार है। जनाब, पूरा इलाका आकर देख लीजिए, नसीराबाद डिवीज़न तबाह हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है, किसी किस्म का भी कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे हेल्थ के सेक्टर तबाह हो चुके हैं, एजुकेशन के बिल्डिंग्स तबाह हो चुके हैं, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है। डेरा अलायार से लेकर हैरदीन तक हमारा जो मेन रोड है, जो सोबतपुर और जाफराबाद को और बाकी बलूचिस्तान को मिलाता है, बिल्कुल उसका नामो निशान, तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर जो ब्लैक टॉप रोड था वो बह गया है, नज़र ही नहीं आ रहा है। लोग कितने तकलीफ़ में गुजर रहे हैं, यहाँ के सरकार को पता भी नहीं है। आज तक हमने शायद, मेरे ख्याल में हमारे कुछ वज़रा साहब यहाँ बैठे हैं और गवर्नमेंट के कुछ मेहरबान दोस्त वहाँ पर सामने भी बैठे हैं, वो CM साहब को बता दें कि आपको इस ऐवान के अंदर आना भी लाजम है। मैंने नहीं देखा, एक अरसा हो गया वो यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए। यूनिस साहब हमारे मेहरबान हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, आज गिला कर रहे थे, बहुत सारी बातें गिनवा रहे थे, लेकिन आज भी इस फ्लोर पे भी और बाहर भी अगर उनके आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखें, इस हुकूमत में लाने में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है और किस तरह की खुशियाँ मनाई, वो भी पूरे बलूचिस्तान ने देखा है। ये आज जो बलूचिस्तान भुगत रहा है इस तकलीफ़ को, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये जो आज हम मुसीबत देख रहे हैं, ये सूबा जिस तकलीफ़ में और जिस करब में गुजर रहा है, उसका आप भी हिस्सेदार हैं।
आप अपने आप को बाहर कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए निकाल लें, लेकिन तारीख के पन्नों से आप अपने आप को नहीं निकाल सकते हैं, जो तारीख में लिखा जाएगा। इसी तरह जनाब आला जो चीफ मिनिस्टर साहब जो इस सूबे के साथ कर रहे हैं, वो भी एक तारीख में पता नहीं किस तरह तारीखदान लिखेंगे, पता नहीं क्या लिखेंगे। हमारे बाद लोग देखकर हैरान होंगे कि इस सूबे में एक दौर ऐसा भी गुजरा था। लोग सख्त तकलीफ में हैं, बहुत मुसीबत में हैं। जनाब क्या क्या रोना रोएं, किस चीज़ का रोना रोएं? हमारे इलाके में आकर आप देखें, आज भी पानी मौजूद है। लोग बेचारे टेंटों में पड़े हुए, टेंट इस तरह मांग रहे होते हैं डीसी के पास जाकर, एनजीओस के पास जाकर, एक भिखारियों की तरह। एक जो भिखारी भी शायद इस तरह नहीं मांग रहा है। ये वो लोग हैं जो इस सूबे के मैशियत को सपोर्ट करने में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। मैं उन बज़गरों की बात कर रहा हूँ अपने इलाके की। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के सिस्टम को ऊपर ले जाते हैं, मैशियत को ऊपर ले जाते हैं। आज वो तकलीफ में है, लेकिन उनके तकलीफ को सुनने वाला कोई भी नहीं है। एक बहुत बड़ी मुसीबत है। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले जो यहाँ पर सेशन हुआ था, मैं शुक्रगुजार हूँ फिर भी अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर असद साहब का। थोड़ा बहुत अगर कुछ कहा जा सके, हमारे इलाकों में अगर सपोर्ट हुई तो इसी डिपार्टमेंट की तरफ से सपोर्ट हुई। ज़मींदारों को बीज दिया गया, लेकिन वो भी ना होने के बराबर। लेकिन फिर भी इनको अप्रिशिएट करते हैं। जो भी हो सका अपने महदूद वसाइल में जितना भी उसने सपोर्ट किया, एक सपोर्ट तो नज़र आई, एक कुछ नज़र तो आया, कुछ लोगों को एक दिलासा तो मिला, कुछ लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी तो आई। लेकिन इसको भी हम वो नहीं कह सकते जो एक बेहतरीन किस्म की सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको फेडरल सपोर्ट नहीं करेगा आप कहाँ से कर सकेंगे? आप इस सूबे के पास बड़े ही महदूद वसाइल है। ये चीज़ें इस वजह से डे बाई डे ख़राब होते जा रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव की तवज्जो नहीं है। जब उनकी तवज्जो नहीं होगी तो फिर इसी तरह के हालात होंगे। जनाब, ये सैलाब सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं आया, ये आपके पंजाब में आया, आपके सिंध में आया। सिंध में बलूचिस्तान से कई गुना ज़्यादा आया। आज आकर अगर आप सिंध में जाए, मैं पिछले दिनों कराची से अपने इलाके बलूचिस्तान की तरफ सफ़र कर रहा था, सिंध के इलाके से, तो पूरा पानी में डूबा हुआ था। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह थे, लेकिन वहाँ पर काम नज़र आ रहा था। रोड के सेक्टर में NHA काम कर रहा था। हमारे सिर्फ ये 2-3 रोड हैं जो NHA के पास है। हमारा एक बोलान के अंदर पिंजरा पुल है, वो बह गया, आज तक उस पर काम स्टार्ट नहीं हो चुका, नहीं हुआ है। और ये सिब्बी से लेकर जाफराबाद तक और अपना कोयटा तक रोड बिल्कुल कई जगह पर नामो निशान नहीं है, लेकिन NHA नज़र नहीं आ रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। आखिर ये कौन पुश करेगा? इसको कौन फॉलो अप करेगा? ये चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा, यहाँ की कैबिनेट करेगी। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये बताएं कि इन्होंने आज तक इस हवाले से क्या किया है। आखिर हम अपना रोना किसके सामने रोएं? मैंने एक दफ़ा सोचा कि अपने हलके के लोगों को लेकर यहाँ पर आ जाऊं, लेकिन यहाँ आकर भी हम क्या करेंगे? हम जागते रहेंगे, हुक्मरान सोते रहेंगे। अब जाएं तो जाएं कहाँ? अपना रोना किसके पास जाकर रोएं? जनाब आला, तो आपसे गुजारिश है कोई इस पे कोई रूलिंग दें, कुछ ये सैलाब ज़दगान की जो तकलीफ़ें हैं वो थोड़ी सी दूर हो सकें। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है, नामो निशान भी नहीं है। क्या करें, किसके सामने रोएं? समझ में नहीं आ रहा है। एक अपोजिशन है, वो भी हुक्मरान का, इन हुक्मरानों से ज़्यादा हुक्मरान का हिस्सेदार बना हुआ है। हम 2-3 बंदे रो रो कर थक जाते हैं, कुछ होता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इन सब के, अब मैं और कुछ कर नहीं सकता हूँ जी। पार्टी की हुकूमत है, हमारी पार्टी हमने वोट नहीं दिया, वोट आपने दिया हुआ है। आप अलग बात है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तकलीफ आपकी जिंदगी भर नहीं जाएगा। सुने वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तकलीफ है ना, वो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तकलीफ आपको चुपता रहेगा। ये तकलीफ आप महसूस करते रहेंगे। आपके दरमियान और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में स्पेस पैदा हुआ है, वो तकलीफ जिंदगी भर आपके खिलाफ। शुक्रिया शुक्रिया।
اس کی تکلیف کیا ہے؟ توجہ دلاؤ نوٹس وہ جو کچھ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کر چکا ہے اس کی آپ نسلہ خان زیر صاحب آپ اپنی توجہ دلاؤ نوٹس کے متعلق سوال ذرا آپ فرمائیں. میں ذرا پوائنٹ آف آرڈر نہیں توجہ دلاؤ ایک منٹ اگر آپ مجھے موقع دے دیں. اس کے بعد بات کرنے کے لیے اس پر کاروائی پھر آتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کو موقع دیتے تھے. ٹھیک ہے. منسٹر صاحب بھی نہیں. وزیر برائے محکمہ کھیل و ثقافت و سیاحت کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کراتا ہوں. منسٹر صاحب چھٹی پر مسئلہ ہیں. یہ ہے کہ حلقہ پی بی 31 مشرقی بائی پاس میں واقع لائبریری سمیت صوبے کے مختلف لائبریریز میں اب تک اسسٹنٹ لائبریرین اور دیگر مختلف نوعیت کی خالی اسامیوں پر کن کن لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے اور ان کے نام ولدیت, لوکل ڈومیسائل اور جائے سکونت نیز جس ریکروٹمنٹ کی سفارشات پر مذکورہ خالی اسامیوں پر تعیناتیاں عمل میں لائی گئی اس کی مکمل تفصیل فراہم کی جائے. منسٹر صاحب نے یہ اس کو رخصت پر ہے, ان کی درخواست ہے تو اس کو منڈے کے لیے ڈیفر کرتے ہیں. منڈے کو جب آئیں گے تو پھر آپ کو جواب دے گا. منڈے کو اگلے اجلاس میں 19 تک اس کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے. 19 کو ڈیفر. مجھے پوائنٹ آف آرڈر میں اگر ابھی بات کر لیں. زیر صاحب ایک منٹ رخصت کی درخواستیں پڑھیں, اس کے بعد پھر آپ بات کر لیں. میرز مرخان اچکزئی صاحب, سید احسان شاہ صاحب, میر ضیاء اللہ لانگو صاحب, حاجی محمد خان لیڈی صاحب, جناب عبدالخالق ہزارہ صاحب, نوابزادہ گورام بکٹی صاحب, مکی شام لال صاحب, محترمہ زینت شاوانی صاحبہ اور رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے. آئے رخصت منظور کی جائے. رخصت جی عارف جان محمد اسنی صاحب نے اس سے پہلے کہا تھا فلور پہلے اس کو دے گی, اس کے بعد پھر آپ. جی عارف جان محمد. سر میں نے وہ چمن کے حوالے سے بس 2 باتیں کرنی ہے. جی جی جناب چیئرمین, میں بھی افغان فورسز کی بدماشی کی مذمت کرتا ہوں اور فیڈرل گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ افغان حکومت سے پرزور احتجاج کرے اور مرنے والے اور زخمی ہونے والوں کا معاوضہ, صوبائی حکومت جو زخمی ہوئے ہیں اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے معاوضے کا اعلان کرے. بڑی مہربانی. جی شکریہ. نسلہ زیر صاحب. سر میں نے جناب اسپیکر, آج 16 دسمبر کی تاریخ ہے. یقیناً یہ تاریخ ہمارے ملک کی ہسٹری میں آپ جا کر دیکھیں تو اس تاریخ کو 16 دسمبر 2014 کو خیبر پختونخوا کے کیپٹل اور کبھی تاریخ میں افغانستان کے سرمائی دارالخلافہ پشاور میں اے پی سی اسکول کا ایک المناک واقعہ ہوا تھا جس میں 100 سے زائد معصوم اور بے گناہ اے پی سی اسکول کے طلباء شہید اور سینکڑوں اس میں زخمی ہوئے تھے. یقیناً آج جو رونا رویا جا رہا ہے, کیا ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا جس نے 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے اس اے پی سی اسکول پر حملہ کیا اور جس منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا اس میں بہت سارے سوالات نے جنم لیا تھا اس وقت بھی, اور آج تک اے پی سی پشاور اسکول کے ان معصوم اور بے گناہ طلباء کے والدین کو جو شہید ہوئے تھے ان کے والدین کو آج تک انصاف نہیں ملا ہے. کیا جناب اسپیکر, کیا پشتون عوام کا خون اتنا ارزاں ہے کہ وہ جہاں بھی ہو وہ بہتا جائے؟ آپ نے دیکھا کہ چمن میں گزشتہ 2 سال سے میں یہاں چیخ چیخ کر میں بول رہا تھا کہ آپ نے ڈیورن لینڈ پر جو خاردار تار لگائی جس نے
वहां कबाइल को तकसीम किया। 1893 में ड्यूरिन लैंड अफगान अवाम के खिलाफ खींची गई थी अंग्रेजी इस्तेमार ने, जिसको आज तक किसी अफगान ने तस्लीम नहीं किया है। जनाब स्पीकर, बहरहाल जब वो खींची गई 1893 में, पाकिस्तान बनने तक 53 साल, ये हजारों साल से ये एक ही लोग है, एक ही खानदान है, एक ही ट्राइब है, वो आते रहे, ये पूरा रास्ता रहा। 53 साल तक अंग्रेज ने वहां कोई पाबंदी नहीं लगाई आने जाने पर। फिर 1947 से लेकर 2 साल पहले तक किसी ने वहां कोई पाबंदी नहीं लगाई। लोग आते रहे, जाते रहे। लोगों के घर ड्यूरन लैंड के इस पार है, कब्रिस्तान उस पार है। घर तकसीम हो गए, बाई बाई तकसीम हो गया, चरागाहें तकसीम हो गई, जंगलात तकसीम हो गए, कब्रिस्तान तकसीम हो गए। लेकिन ये खारदार तार ने अफगान अवाम के सीने पर लगाया गया। और फिर आपने देखा 2 साल 1.5 साल में चमन में क्या होता रहा, कितने जनाजे उठाए गए। इस जो कहते हैं बाबे दोस्ती है, इस पे गुज़श्ता 2 साल में दर्जनों दर्जनों हमारे पश्तून अवाम का खून बहाया गया। एक दिन में 9 लाशें उठाई गई। क्या ये 2 दोस्त आपस में ममालिक है? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कभी ऐसा हुआ है? वहां तो पॉलिसी अलग है। सिख पंजाबी के साथ तो करतारपुर राहदारी बनाई गई। 23 अरब रुपए बगैर मंजूरी के 1 साल में करतारपुर राहदारी बनाई गई। जनाब चेयरमैन साहब, इस तरह भी पंजाब के लोग एक ही जबान, एक ही कौम, उस तरफ भी पंजाबी सिख एक ही जबान, एक ही राजपूत, एक ही आराई, एक आराई एक राजपूत सिख है, एक ईसाई है, एक मुसलमान है। लेकिन उनके आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं, और वो आते रहे, अब भी आ रहे हर रोज। सिख यहाँ करके गुरु नानक उसके उस पर आकर वहां पर वो अपने मुकद्दस मकामात आते हैं, कोई वहां पे झगड़ा नहीं, उसको वेलकम कहा जाता है। अफगान, मैं भी अफगान हूं, ये सब जो बैठे हम सब अफगान है नस्लन। आपने जो लकीर अंग्रेज ने खींची, आपने वहां पर अब क्या मामलात किए हैं, बजाय इसके कि दोनों ममालिक, अब तो आपके दोस्त वहां बैठे हुए हैं, आपके गुड बॉय बैठे हुए हैं। अभी किस बात का झगड़ा है रोज चमन के लोगों पर? मैं कल रात गया था जनाब स्पीकर, इस ट्रामा सेंटर में एक बंदे के घर में 8 बड़े बड़े गोले गिरे थे। उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसका लड़का यहां ट्रामा सेंटर में पड़ा हुआ था। 11 दिसंबर बरोज इतवार 7 बेगुनाह लोग शहीद हो गए, 30 जख्मी हो गए। और कल दोबारा 15 दिसंबर को वाकया होता है। जनाब मीर आरिफ साहब, ये सिर्फ इस बात की मजम्मत करने से नहीं होता है कि आप कहते हैं कि उस तरफ उनकी मजम्मत की जाए। अब तो दोस्त लोग बैठे हुए हैं, अब क्यों इस तरह बातें की जाती है? खुदारा आप समझे, इस बात को इस तरह आप लोग न उठाए कि आप जो है ना किसी की मजम्मत करें। अभी तो दोस्त बैठे हुए हैं, इस तरह आप जो है ना रोज झगड़ा। 25,000 लोग चमन में बेरोजगार हो गए, वहां पर मेहनत मजदूरी करने जा रहे थे, आपने उनको रोका। आपने वहां पर, अब क्या है चमन में? चमन का यहां नुमाइंदा भी बैठा हुआ है, उनसे पूछे, हजारों लोग बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, वो करे तो क्या करे? पत्थर का है, वहां कोई एग्रीकल्चर नहीं, वहां बॉर्डर ट्रेड है,
दुनिया जान में जनाब स्पीकर, चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद, वसीम सज्जाद की जो कमेटी आई थी उसने फैसला किया था मुशर्रफ के दौर में कि स्मगलिंग सिर्फ असला और मंशियात, इसे स्मगलिंग कहा जाए, बाकी जो भी है वो बॉर्डर ट्रेड है, चाहे तफ्तान पे हो, चाहे वाशक पे हो, चाहे तुरबत में हो, चाहे यहाँ चमन में हो, चाहे गुलाम जान में हो, चाहे बादीनी में हो, चाहे खैबर में हो, ये सब बॉर्डर ट्रेड है, इसको फ्री होना चाहिए। और आपने जनाब स्पीकर, मैं नहीं समझ रहा रियासत क्या कर रही है पश्तून अवाम के साथ। आए रोज हम जो है ना लाशें उठाएं, आए रोज ये मामला देखे, क्या आप पश्तून अवाम को इस बात पर मजबूर करेंगे कि वो भी बंदूक उठाए? अब तो कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हम यहां पार्लियामान में चीख चीख कर हमने जो है ना सारी चीजें रख दी है, शायद अब हमारी बस से भी बात जो है ना आगे निकलती जा रही है, हमारी इस तकरीरों से भी कोई बात जो है ना कोई सबक सीख नहीं रहा है। 16 दिसंबर को 1971 को फॉल ऑफ ढाका हुआ, उससे भी आज तक किसी ने सबक नहीं उठाया है। आज 16 दिसंबर है और इस 16 दिसंबर 2020 को अली वजीर को गिरफ्तार किया गया। जनाब स्पीकर, 16 दिसंबर 2020 को अली वजीर रुकन कौमी असम्बली वजीरिस्तान से मुअज़्ज़ज़ मेंबर है। आज उनके 2 साल पूरे हो गए। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, हम गए थे अभी कराची, आप भी हमारे साथ थे। रात को मैं दोस्त आए थे, अवारी होटल रश था, मैंने तो खुद नहीं देखा। जब मैं बाहर निकला तो दोस्तों ने बताया कि अभी अभी राव अनवर इस होटल में दाखिल हुआ। कितना तजाद है, क्या ये इंसाफ है? जिसने 444 लोगों का मावारे अदालत कत्ल किया वो तो आजाद फिर रहा है, और अली वजीर के खानदान के 16 लोग शहीद हो गए, वालिद शहीद हुआ, भाई शहीद हुआ, कजन शहीद हो गए, आरिफ वजीर शहीद हो गया, और उसको सिर्फ तहरीर और तकरीर पर उन्हें 2 साल से बिला जवाज गैर कानूनी तौर पर रखा गया है। अदालतें उन्हें जमानतें देती है लेकिन उसको रिहा नहीं किया जाता है। हुकूमत है तो क्या ये वफाकी हुकूमत, वजीर आजम साहब, सिंध के वजीर आला साहब, आपके इख्तियार में क्या है कि जो अली वजीर बगैर जवाज के गैर कानूनी तौर पर आज उसके 2 साल पूरे होने को जा रहा है, आज फिर वो बैठा हुआ है। मुख्तसर कर ले। मैं जनाब स्पीकर, मैं आज के इस फोरम से मुतालिबा करूंगा वफाकी हुकूमत से कि आप अली वजीर को रिहा कराए। उनका हक बन रहा है कि वो रिहा हो जाए। और इसी तरह मैं 16 दिसंबर 2014 एपीसी पेशावर के उन अजीम तुलबा को जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानियां दी, इन मासूम बच्चों को उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं और मुतालिबा करता हूं कि उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए। जनाब स्पीकर, एक नुक्ता मैं ज़ियारत किया था परसों, तो ज़ियारत में गैस नाम का कोई चीज नहीं है और वहां पर दरख्त काटे जा रहे हैं। दरख्त कौन काट रहा है? एफसी वालों ने ट्रैक्टर लोड करके सनोबर के कीमती जंगल को, वीडियो भी लोगों ने बनाई थी कि एफसी वाले खुद सनोबर के जंगलात को काट रहे हैं। वो सनोबर जिसने हमारे माहौलियात को एक फायदा पहुंचा है, जो दुनिया के बड़े जंगलात में शुमार होता है, उनकी हिफाजत की बजाय आप उन्हें काट रहे हो। इसका क्या मतलब है? क्या आप हमारा माशी कत्लेआम कर रहे हो? आप हमारे माहौलियात को खराब कर रहे हो? तो मैं आज के इस आपके तवस्सुत से आपसे रूलिंग चाहूंगा कि ज़ियारत की जंगलात की, कीमती जंगलात की जो कटाई हो रही है, इस पे आप रिपोर्ट मंगा ले। वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करता हूं कि एफसी वाले ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर लोड करके दरख्त काट रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे
वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया नासला ज़ेर। जैसे हमारे साथियों ने अजहर खान ने तफसील से आपसे बात की, ज़ेरे ने भी बात की, जब वहाँ पे आपकी अपनी हुकूमत है, दोस्त हुकूमत है, बिरादर मुल्क है, तो फिर वजूहात क्या है कि आए रोज़ वहाँ पे वारदात होते हैं, हवाई फायरिंग होती है बॉर्डर के ऊपर, और मासूम शहरी जो तिजारत की गर्ज से वहाँ पे जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं और शहीद होते हैं। दूसरी बात, जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से मैं भी ये मुतालबा करूँगा कि अली वज़ीर साहब जो हमारे MNA हैं, कई साल से गिरफ़्तार हैं, कोई वजूहात नहीं है, वो एक अमन पसंद है जिसके अपने घर से 18 जनाजे निकले हैं, लेकिन आज वो भी अमन की बात करता है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ ज़ातियात की बुनियाद पर या नफ़रत की बुनियाद पर हैसियत पश्तून या बलोच लोगों को टारगेट करना या गिरफ़्तार करना मेरे ख्याल में कोई मुस्बत अमल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसको फौरी तौर पे अली वज़ीर साहब को रिहा करना चाहिए ताकि वो अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सके, अपने हल्के की नुमाइंदगी कर सके, और पश्तून जो इलाकों में जो इस वक्त खून खराबा हो रहा है उसके लिए जो आवाज़ उठा रहा है तो उसको ये मौका फराहम किया जा सके। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, कल खुजदार में एक वाक़या हुआ है। मेन सिटी के एरिया से कल बरोज़ जुमेरात 15 दिसंबर 8वीं जमात का तालिब इल्म रेहान वलद मोहम्मद जान सिकने कटान खुजदार से जबरी तौर पर फोर्सेस के हाथों लापता किया गया है। इससे पहले इसके भाई रशीद बलोच और आसिफ बलोच को भी लापता किया गया था। तो इस ऐवान की खिदमत में पेश है कम से कम जो हमारे फोर्सेस जिस तरह करने जा रहे हैं या इस तरह के बच्चों को उठा रहे हैं, इससे नफरत फैलेगी, इसको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए, और वो तमाम लापता अफराद जो उनके कब्जे में हैं उनको फौरी तौर पर सरेआम लाना चाहिए और उनको रिहा करना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। बस असेंबली का इजलास बरोज़ सोमवार